हाय स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री विद होम क्लासेस में मैं अमित कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 9, जिसमें हम पढ़ेंगे सेल के बारे में और केमिकल सेल्स क्या होती हैं। तो क्योंकि इससे पहले हम कई लेक्चर देख चुके हैं, जैसे कि हमने 1 से लेकर 8 तक लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा है। तो सेल के बारे में पढ़ लिया है, चालकता क्या है, मोलर चालकता क्या है, कोलराउस नियम क्या है, फैराडे नियम क्या है, इसके अनुप्रयोग क्या है, ये सारी बातें मैंने कर ली हैं। तो आज हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं वैद्युत अघटित सेल और रासायनिक सेल। तो रासायनिक सेल में हमारा खास तौर से आज का लेक्चर जो है वो कौन सा है, तो गैल्वेनिक सेल का है, क्योंकि रासायनिक सेल में वैद्युत अघटित सेल की बात हम कर चुके हैं। तो वैसे देखते हैं रासायनिक सेल क्या होती है, केमिकल सेल क्या होती है। विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत रासायनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होती हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ऐसी यूनिट होती हैं जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करती हैं, यानी जिनसे विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। ऐसी सेल्स क्या कहलाती हैं, तो गैल्वेनिक सेल कहलाती हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो पढ़ते हैं सेल क्या होती हैं। तो वे युक्तियां जिनसे रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में तथा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऐसी युक्तियां जिनसे विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है, यानी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में और इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर सकते हैं, क्या कहलाएंगी, तो ये वैद्युत रासायनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहलाती हैं। रासायनिक सेल 2 प्रकार की होती हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होती हैं, विद्युत रासायनिक सेल 2 प्रकार की होती हैं। और ये 2 प्रकार कौन कौन से हैं तो ये आप जानते ही हैं। हालांकि हम इसमें वैद्युत अघटित सेल की बात कर चुके हैं, गैल्वेनिक सेल की बात आज हम करने वाले हैं। तो पहली हो जाएगी विद्युत अघटित सेल, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और दूसरी हो जाती है गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो गैल्वेनिक सेल ही है। क्या है, गैल्वेनिक सेल है। तो आइए देखते हैं गैल्वेनिक सेल क्या होती है। तो ये आप समझ चुके हैं वैद्युत रासायनिक सेल क्या होती है। इसमें हमारी गैल्वेनिक सेल आएगी। गैल्वेनिक सेल में हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो गैल्वेनिक सेल का निर्माण कैसे होता है, इसमें क्रियाएं कैसे होती हैं, साथ ही साथ इसमें जो लमट सेतु होता है उसका कार्य क्या होता है, और इसमें अर्ध इलेक्ट्रोड की जो संकल्पना है या धारणा है उसको समझेंगे। तो कई चीज़ें हैं इस सेल के बारे में, उन सारी चीज़ों को देखते हैं। ऑक्सीकरण और अपचयन क्रियाएं हो जाती हैं जो कि रासायनिक क्रिया होती हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें गैल्वेनिक सेल क्या होती है, तो देखते हैं हेडिंग के रूप में देखते हैं गैल्वेनिक सेल। और आपको पता होगा गैल्वेनिक सेल भी आगे चल के कितने प्रकार की हो जाती हैं, 2 प्रकार की हो जाती हैं। तो बताएंगे आगे, ध्यान रखिएगा। तो हमारी हो जाएगी हेडिंग कौन सी, गैल्वेनिक सेल, यानी कि गैल्वेनिक इंग्लिश में कहते हैं और गैल्वेनिक सेल हिंदी में कहते हैं। इसको ध्यान रखिएगा। गैल्वेनिक सेल जो होती है ये रेडॉक्स क्रिया के द्वारा, इसमें क्योंकि रेडॉक्स क्रिया होती है, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रिया होती है, तो रेडॉक्स क्रिया के फलस्वरूप इसमें क्या होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, इलेक्ट्रॉन विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसके द्वारा किसी भी स्रोत को हम क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं। तो इसकी खोज अगर बात करें तो किसने किया था, तो इसकी खोज जो है वो वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने, जिनका पूरा नाम क्या है, एलिशांड्रो वोल्टा। क्या नाम है, तो इसकी खोज किसने की थी, एलिशांड्रो वोल्टा ने 1796 में 1796 में इसकी खोज की थी। और इसीलिए इसका नाम क्या नाम रखा गया, इसको गैल्वेनिक सेल या इसको
वोल्टेइक सेल भी कहते हैं। इसको और किस नाम से जानते हैं? वोल्टेइक सेल कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? वोल्टेइक, या इंग्लिश में वोल्टेइक और हिंदी में वोल्टीज सेल कहते हैं इसको। तो इसको वोल्टीज सेल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी खोज किसने किया था? एलिशांड्रो वोल्टा ने किया था 1796 में, 1796 में किया था। अब देखते हैं ये वोल्टी सेल होती क्या है, तो इसके बारे में जानेंगे। क्या होती है इसे? इसके बारे में आपको वैसे भी पता है कि रिडॉक्स अपक्रिया के द्वारा, यानी इसमें रिडॉक्स अपक्रिया होती है। मैंने कहा ऑक्सीकरण और अपचयन होता है, जिसके फलस्वरूप क्या होती है? विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है, और उस विद्युत ऊर्जा से हम किसी भी स्रोत को क्या कर सकते हैं? चला सकते हैं। तो लिखते हैं इसमें आगे। एक ऐसी युक्ति जिसमें रेडॉक्स अपक्रिया द्वारा विद्युत धारा उत्पन्न होती है क्या कहलाएगी? वोल्टी सेल कहलाती है। और हालांकि इसके फॉर्मेशन के बारे में भी हम बात करेंगे आगे, कैसे इसका फॉर्मेशन होता है। इसमें जैसे कौन कौन सी हैं, अगर कुछ एग्जांपल की बात करें तो जैसे में कौन कौन सी सेल आ जाती हैं? जैसे लैक्लांसियस सेल, शुष्क सेल, वोल्टी सेल मैंने बात कर ही ली है, वोल्टी सेल, और साथ ही साथ सीसा संचायक सेल। तो ये हो जाती हैं क्या? सेल के प्रकार हो जाती हैं। कौन सी सेल हो जाती हैं? तो गैल्वेनी सेल में आ जाती हैं ये सभी। अब इनसे ऊर्जा उत्पन्न होती है किस तरह से? रासायनिक अपक्रिया। कौन सी? रेडॉक्स अपक्रिया, जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है, और इस विद्युत ऊर्जा से किसी भी स्रोत को चलाया जा सकता है। जैसे कि हम बात करें, आपके घरों में बैटरियां होती हैं जो कि सोलर पैनल से लगी होती हैं, तो उसमें आप देख रहे होंगे क्या क्या स्रोत चला सकते हैं। टेलीविजन चला सकते हैं, बल्ब जला सकते हैं, पंखे चला सकते हैं, आदि स्रोत चला सकते हैं। लेकिन बस ये होता है कि डायरेक्ट चलती हैं या इसको कन्वर्ट करके एनर्जी को डीसी से एसी में कन्वर्ट किया जाता है, तब चलाया जाता है, वो अलग बात है। तो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। इसमें डेनियल सेल भी आ जाती है, ध्यान रखिएगा, डेनियल सेल भी आ जाती है। तो अब आगे हेडिंग पढ़ेंगे कौन सी? गैल्वेनी सेल का निर्माण। गैल्वेनी सेल का निर्माण। गैल्वेनी सेल का निर्माण कैसे होता है? फॉर्मेशन ऑफ गैल्वेनी सेल। फॉर्मेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल। तो कैसे फॉर्मेशन होता है इसके बारे में देखते हैं। तो अब इसके बारे में अगर हम बात करें कि कैसे फॉर्मेशन होता है, तो फिगर से आपको समझना पड़ेगा। फिगर में क्या होता है? आपको दो जार लेने होंगे। अगर आप चाहें तो एक जार में भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आप फिगर देखिएगा तो समझ में आएगा आपको। अगर हम दो जार लेते हैं, दो पात्र ले लेते हैं, और दो पात्रों में हम अलग अलग वैद्युतक भट्ट भरते हैं। वैद्युतक भट्ट तो आपको पता ही है, और साथ ही साथ इसमें दो रॉड डुबोते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ये हमारा जिंक, ये पात्र है, कांच का कोई पात्र हो सकता है, इसमें कांच या प्लास्टिक का या बेकेलाइट का ले सकते हैं। ये कैसा ले सकते हैं? कांच या बेकेलाइट का हो सकता है, ध्यान रखिएगा। इसमें हम जिंक की रॉड डालेंगे, लेकिन यहाँ पे विलयन भर देंगे क्या? जिंक सल्फेट। क्या भर देंगे? जिंक सल्फेट। तो इसमें रॉड डुबो देंगे किसकी? ये रॉड जो होगी वो अर्ध डूबी होती है, और यहाँ पर ये जिंक की है, ये किसकी है? जेडन की है। और यहाँ पर जो विलयन भर रहे हैं, ये भर रहे हैं किसका? कॉपर सल्फेट का विलयन। किसका विलयन भर रहे हैं? और इसमें कॉपर की रॉड को डुबो देते हैं। ये कॉपर की रॉड हो जाएगी, ये Cu है, और ये जेडन है। यहाँ पे विलयन जो भरा हुआ है, ये CuSO4 हो जाएगा, CuSO4। और यहाँ पर जो विलयन भरा हुआ है, ये हो जाएगा ZnSO4।
अब ये दो वैद्युत अपघट्य हैं, अब इनके बारे में बात करें, दो वैद्युत अपघट्य, एक ZnSO4 और इसमें CuSO4, इसमें रॉड भरी डूबी हुई है, कौन सी, Zn की, इसमें डूबी हुई है क्या, कॉपर की। तो ये अगर देखें तो ये दोनों अर्ध इलेक्ट्रोड होते हैं, ये अर्ध इलेक्ट्रोड है, अभी पूरे नहीं, कंप्लीट नहीं है, ये अर्ध इलेक्ट्रोड है, अर्ध इलेक्ट्रोड। और ये क्या होता है, ये भी अर्ध इलेक्ट्रोड होता है, ये भी अर्ध इलेक्ट्रोड होता है। अब यहाँ पे अगर बात करें तो इस पर ऋणावेश होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इन दोनों के वैद्युत अपघट्य अगर देखें तो ये, खैर अभी हम देखते हैं यहाँ पे इसको इलेक्ट्रोलाइट से लमड़ सेप से जोड़ देते हैं, तो इसको लमड़ सेप के द्वारा हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। लमड़ सेप क्या होता है, तो बात करते हैं, ये यू आकार की एक कांच की नली होती है, जिसमें क्या भरा होता है, इसमें क्या भरा होता है, इसमें KCl या KNO3 पोटेशियम क्लोराइड या पोटेशियम नाइट्रेट NO3 या पोटेशियम सल्फेट ले सकते हैं, SO4 पोटेशियम सल्फेट, इनमें से कोई भी एक हम ले सकते हैं। और ये क्या होगा, ये लमड़ होगा और ये लमड़ सेतु होता है, ये क्या होता है, लमड़ सेतु होता है, ये लमड़ सेतु होता है। इस पर जब देखेंगे तो यहाँ पर अब क्या होगा, जब जिंक जो है वो टूटेगी और यहाँ पर सल्फेट आयन जब बनेंगे तो सल्फेट आयन के कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा, SO4, यानी ये ऋणावेशित होता है। एनोड जो होता है वो ऋणावेशित होता है, कैसा होता है, ऋणावेशित होता है, इस पर माइनस चार्ज होता है। और ये कैसा होता है, ये धनावेशित होता है, धनावेशित होता है। अब ये धनावेशित क्यों होता है और ऋणावेशित क्यों होता है, तो आपको पता होगा, यहाँ पर ऋणायन आकर स्टोर हो जाते हैं और यहाँ पर धनायन आकर, यहाँ पर ऋणायन आएंगे, इस पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, इसलिए ऋणावेशित हो जाता है, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसलिए ये धनावेशित हो जाता है। ऋणावेशित होने के कारण यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ऋणायन जो आते हैं, ऋणायन आकर यहाँ पर एकत्रित होते हैं, ऋणायन आएंगे और ऋणायन का क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीकरण होगा। इसी सेल पर आप सारी बातें समझिएगा, फिर आगे भी बात करेंगे इसकी। ऑक्सीकरण होगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ से त्याग किए जाते हैं। ऑक्सीकरण में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन त्याग होते हैं, कहाँ से होगा, तो इलेक्ट्रॉन ऋणायन से आते हैं और ऑक्सीकरण किसका होगा, ऋणायन का होगा। ऋणायन ऑक्सीकरण करेगा तो इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। और ये क्रिया क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण कहलाती है। यही क्रिया इलेक्ट्रॉन त्याग की क्या कहलाती है, चलिए दूसरे कलर से लिख देते हैं, ऑक्सीकरण कहलाती है, दिख रहा होगा, चलिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं। तो ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है, हाँ इलेक्ट्रॉन त्याग करना, ये कह सकते हैं कि ये जो प्रोसेस है इलेक्ट्रॉन त्याग करने की, ये क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण कहलाती है। और यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ पे धनावेश आते हैं, यानी धनायन आकर रुकते हैं, धनायन आकर रुकते हैं। और धनायन के साथ साथ यहाँ पे क्या होता है, यहाँ एक अपचयन होता है। क्या होता है, अपचयन की क्रिया होती है। यहाँ पर क्या होता है, अपचयन होता है। और अपचयन होगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या किए जाएंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ग्रहण किए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। तो ये सारी बात हो जाती है और ये आपकी क्या हो जाती है, यहाँ पर अगर हम देखें तो इसको हम कह सकते हैं क्या, ये हमारी एक कैथोड, ये एनोड और ये कैथोड हो जाता है। इसका नाम मैंने बताया है, ये अर्ध सेल ऋणावेशित होता है, इसका नाम क्या होता है, तो एनोड होता है। ये एनोड होता है हमारा, ध्यान रखिएगा, ANODE एनोड। और ये हमारा क्या होता है, ये कैथोड होता है, CATHODE, ध्यान रखिएगा। तो ये एनोड और ये कैथोड हो जाता है, ये आपकी पूरी सेल हो जाती है। इसका फिगर आप लोग बना लीजिएगा, आप पूरा फिगर अगर आप कंप्लीट करके रखेंगे तो आपकी समझ में अच्छे से आएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं इसके। मैंने कहा ये बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। यहाँ पर सारी बातें आपको वैद्युत रासायनिक सेल जो कि कौन सी हमारी गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल का एग्जांपल आपको समझ में आ गया। इसकी खोज किसने की थी और इसका वोल्टेज कितना होता है, तो इसका वोल्टेज 2 वोल्ट होता है, ये आपको ध्यान रखना। इसका वोल्टेज जो होता है वो 2 वोल्ट होता है। एक सेल का जो वोल्टेज होता है वो 2 वोल्ट होता है मैक्सिमम, अगर ठीक ठाक सेल बनी हुई है तो कम भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है वैद्युत अपघट्य कैसा है। खैर इन सब बातों को आप समझ चुके होंगे, इन बातों को आपको नोट कर लेना है और ये सारी बातें आपको एक वैद्युत अपघटन सेल के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब यहाँ पे एनोड और कैथोड क्या होते हैं, इनके बारे में आपको अच्छे से मैंने बता रखा है। एनोड पर क्या होगा, कैथोड पर क्या होगा, ये सारी बातें आपके सामने हैं। एनोड क्या होता है, अर्ध इलेक्ट्रोड होता है, कैथोड भी एक अर्ध इलेक्ट्रोड है। एनोड क्या होता है, ऋणावेशित होता है। कैथोड भी क्या होता है, कैथोड क्या होता है, धनावेशित होता है।
एनोड पर ऋणायन आकर रुकते हैं और कैथोड पर धनायन आकर रुकते हैं। एनोड ऑक्सीकरण करता है और कैथोड जो होता है वो अपचयन करता है। एनोड जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, क्योंकि ऑक्सीकरण होगा तो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, त्याग होता है। और जबकि यही इलेक्ट्रॉन फ्लो होकर, ये इलेक्ट्रॉन फ्लो किधर से किधर होता है तो आपको पता है, एनोड से कैथोड की ओर इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा। और करंट किधर जाएगी तो करंट अपोजिट साइड में चलती है। क्या चलती है, करंट चलती है। ये आपको ये भी ध्यान रखना है। तो इधर इलेक्ट्रोड एनोड से कैथोड की ओर इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन त्याग हो गए और यहाँ से इलेक्ट्रॉन त्याग होकर किधर जा रहे हैं, कैथोड एनोड कैथोड पर जा रहे हैं, एनोड से कैथोड की ओर। और यही इलेक्ट्रॉन कौन ग्रहण कर लेगा, जो धनायन यहाँ पर मौजूद है वो क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो रॉड डाली गई और ये जो सल्फेट है, इनके रिप्रेजेंटेशन को भी बताया जाता है। कैसे बताया जाता है अभी आगे लेक्चर में बात करते हैं, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो ये इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है ये किधर से किधर की ओर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आप पढ़ेंगे वैद्युत रासायनिक सेल। क्या पढ़ेंगे, वैद्युत रासायनिक सेल। तो वैद्युत रासायनिक सेल में आप देखेंगे कि ऊपर जो धातुएं होती हैं, या ये कह लीजिए कि जिनका मानक इलेक्ट्रॉन विभव सबसे कम होता है वो सबसे ज्यादा सक्रिय होती हैं। तो जिनका मानक इलेक्ट्रॉन विभव कम होता है वो एनोड पर रखी जाती हैं, और जिनका मानक इलेक्ट्रॉन विभव अधिक होता है वो इधर रखी जाती हैं, कैथोड पर, जिससे कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो आसानी से हो पाता है। अब जब तक के इलेक्ट्रोड विभव में अंतर नहीं होगा तब तक के इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो नहीं पाता, ये आपको ध्यान रखिएगा रखना है। और अगर मैंने कह दिया कॉपर और कॉपर दोनों की लगा दें तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ऐसे में इलेक्ट्रोड विभव क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। इसलिए एक दूसरी धातु इधर एनोड पर होती है और दूसरी धातु एक कैथोड पर होती है, जिसमें एक धातु सक्रिय होगी जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव कम होगा, और दूसरी धातु कम सक्रिय होगी जिसका इलेक्ट्रोड विभव क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि अपोजिट होता है। सक्रियता जो होती है वो मानक इलेक्ट्रोड के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको टेल करते हैं। अभी ये हो सकता है इसको मुझे फिर बनाना पड़े, इसलिए अभी आप समझिएगा इसको। तो सारी बातें आपको समझ में आ चुकी हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। गैल्वेनी सेल का फिगर हो गया है। गैल्वेनी सेल के बारे में निर्माण कैसे होता है मैंने बता रखा है। इसमें दो अर्ध इलेक्ट्रोड होते हैं। इस सेल में दो अर्ध इलेक्ट्रोड होते हैं एनोड, एक होता है एनोड जहां पर ऑक्सीकरण होता है इलेक्ट्रॉन का। तो दो अर्ध इलेक्ट्रोड होते हैं, जिसमें एक अर्ध इलेक्ट्रोड में क्या होता है, पात्र में एक वैद्युत अपघट्य में धातु की रॉड डुबोकर, या क्षण कह सकते हैं इसको, क्षण, चलिए क्षण रॉड कह सकते हैं, क्षण डुबोकर एक अर्ध सेल का निर्माण होता है। दो अर्ध सेलों को, अब यहाँ पे दो अर्ध सेल होंगी, मैंने कहा एक दूसरी धातु की होगी और एक दूसरी धातु की होगी। तो दो भिन्न धातुओं के दो अर्ध इलेक्ट्रोडों को परस्पर एक लवण सेद द्वारा जोड़ देते हैं। एक लवण सेद द्वारा जोड़ देते हैं। लवण सेद के बारे में मैंने बात कर रखा है। ये यू आकार की नली होती है जिसमें क्या होता है, कांच की नली होती है जिसमें क्या भरा होता है, तो KCl या K2SO4 या KNO3 भरा होता है। उसके बारे में आगे भी बात करेंगे। तो लवण होता है इन इलेक्ट्रोडों पर, अब ये जिससे इन दो जोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे एक पूर्ण रासायनिक सेल का निर्माण होता है।
और आपने देख रखा है अब एक यहाँ पे जो सेल थी, एक अर्ध इलेक्ट्रोड जो था उसमें जिंक लिया गया था और दूसरा जो था उसमें क्या लिया गया था, उसमें कॉपर लिया गया था। तो जिससे कि जिंक की रॉड यानी जिंक की छड़ जिंक सल्फेट विलेन में डुबोई गई और कॉपर सल्फेट की रॉड कॉपर सल्फेट विलेन में कॉपर की रॉड डुबाई गई, जिससे कि क्या बन गया, एक सेल बन गई। और उस सेल का नाम किसने दिया था, वोल्टेइक सेल उसका नाम दिया गया, क्योंकि उसकी खोज किसने की थी, वोल्टा ने की थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस सेल में 2 अर्ध इलेक्ट्रोड होते हैं। पात्र में एक वैद्युत भट्टी में धातु की छड़ को डुबोकर एक अर्ध सेल का निर्माण किया जाता है। 2 भिन्न धातुओं के 2 अर्ध इलेक्ट्रोडों को परस्पर जोड़कर क्या किया जाता है, एक जोड़ते हैं और एक पूर्ण रासायनिक सेल का निर्माण होता है। अब इस रासायनिक सेल का निर्माण होता है तो इसमें क्या होता है, एक पर ऑक्सीजन होता है और एक पर ऑक्सीजन होता है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जिस पर मैंने कहा जो सक्रिय धातु होगी, जो सक्रिय धातु होती है, जैसे जिंक मैंने कह दिया, जिसका मान इलेक्ट्रॉन वो क्या होता है, कम होता है, जिसका मान इलेक्ट्रॉन वो कम होगा, ई नॉट कम वाला अर्ध इलेक्ट्रोड एनोड होता है तथा ई नॉट अधिक वाला अर्ध इलेक्ट्रोड क्या कहलाता है, तो वो कैथोड कहलाता है, कैथोड कहलाता है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं, अब जिस पर ऑक्सीजन होगा, जिस पर ऑक्सीजन की क्रिया होती है वो एनोड कहलाता है और जिस पर अपचयन क्रिया होती है वो कैथोड कहलाता है। अर्थात जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण क्रिया होती है एनोड तथा जिस पर अपचयन क्रिया होती है वो क्या कहलाएगा, कैथोड कहलाता है। और ये बात मैंने सेल में कर रखी है, यह हालांकि आपको लिखने की खास जरूरत है नहीं। अब आते हैं किस पर, तो ये सेल का निर्माण हो जाता है और आपको पता है एनोड पर क्या होगी, ऑक्सीकरण क्रिया होगी, जिस पर क्या आते हैं, आनायन आते हैं और इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। और यहीं पर अगर कैथोड की बात करें, कैथोड पर क्या होता है, अपचयन की क्रिया होती है, जहां पर इलेक्ट्रॉन क्या किए जाते हैं, ग्रहण किए जाते हैं। सारी बातें हम कर चुके हैं सेल में। सेल के फिगर से अगर आप समझ पा गए तो ये सारी थ्योरी आप अपने आप लिख सकते हैं। अब आते हैं लवण सेतु क्या होता है और इसकी कार्यप्रणाली क्या होती है, लवण सेतु और उसकी कार्यप्रणाली। और एक चीज ध्यान रखिएगा, अब मैंने अभी एक बात बताई थी कि 2 अलग अलग जार में रख सकते हैं, तो क्या जरूरी नहीं है 2 अलग अलग जार में लिया जाए। एक यहाँ पर पोरस दीवार लगा देते हैं, जिसको हम पोरस प्लेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पोरस प्लेट। और यहाँ पर एक एनोड कैथोड डाल सकते हैं और एक यहाँ पर एनोड डाल सकते हैं। ये मैंने कहा छिद्रित है, ये क्या है, ये छिद्रित है, आपको ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर वैद्युत घट भरा हुआ है, ये क्या करेगा, ये एनोड, ये कैथोड और ये एनोड का कार्य करेगा। ये एनोड होगा, एनोड मैंने कहा बाईं तरफ होता है और ये कैथोड का कार्य करेगा। तो इस तरह से भी आप क्या कर सकते हैं, आप एक सेल बना सकते हैं। तो यहाँ पर भी, यहाँ पे वैद्युत घट भरा हुआ है लेकिन एक पोरस प्लेट लगी हुई है, इस बात को आपको ध्यान रखना। इस तरह से भी आप क्या कर सकते हैं, गैल्वेनिक सेल का निर्माण कर सकते हैं। साल्ट ब्रिज की कोई खास जरूरत इसमें नहीं पड़ती, ये आपको याद रखना होता है। खैर आगे बढ़ते हैं। तो मैंने बात की है साल्ट ब्रिज यानी लवण सेतु और इसकी कार्यप्रणाली। लवण सेतु तथा इसकी कार्य प्रणाली। अब ये लवण सेतु क्या होता है और इसकी कार्य प्रणाली क्या होती है, ये कार्य कैसे करता है। तो लवण सेतु आपको पता होगा क्या होता है। तो लवण सेतु एक यू आकार की कांच की नली होती है। कैसी नली है, कांच की नली होती है जिसमें निष्क्रिय
इसमें निष्क्रिय, कैसा, निष्क्रिय वैद्युत अपघट्य, अब ये निष्क्रिय का तात्पर्य है कि ये जो रासायनिक क्रिया हो रही है, यानी कि जो कैथोड और एनोड पर क्रिया हो रही है, उन दोनों में भी भाग नहीं लेगा, और ना ही ये वैद्युत अपघट्य में जो वैद्युत अपघट्य भरा होगा उससे किसी से क्रिया करेगा। तो ये किसी से क्रिया नहीं करता है, निष्क्रिय होता है, ये आपको ध्यान रखना होता है, निष्क्रिय होता है, इसीलिए इसका नाम निष्क्रिय वैद्युत अपघट्य कहा गया। तो जिसमें निष्क्रिय वैद्युत अपघट्य, एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, मैंने कहा KCl, KNO3 या K2SO4 भरा होता है, भरा होता है, ये एनोड तथा कैथोड के मध्य स्थित होकर उनके परिपथ को, विद्युत परिपथ कह सकते हैं, यहाँ पर क्या कहेंगे, विद्युत परिपथ को, उनके विद्युत परिपथ को पूर्ण करता है। तो ये आप कह सकते हैं कि क्या होता है, ये लमर सेल क्या होता है। तो लमर सेल के बारे में आपको पता चल गया, ये यू आकार की एक नली होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि सेल में कैसे मैंने लगाया था, इस तरह से लगाया था, और इसमें क्या भरा हुआ था, इसमें भरा हुआ था KCl या KNO3 या K2SO4, इन तीनों में से किसी को हम भर सकते हैं। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है आपको कि जो कार्य प्रणाली इसकी होती है, निष्क्रिय का तात्पर्य यहाँ पर क्या है, निष्क्रिय का तात्पर्य होता है कि ना तो किसी कैथोड के विलयन से और ना ही एनोड के विलयन से ये क्रिया करेगा, और ना ही किसी धातु के ऑक्सीकरण और अपचयन क्रियाओं में भाग लेगा, ये ध्यान रखिएगा। इसके दो कार्य होते हैं, इसके कार्य क्या होते हैं, दो कार्य होते हैं। पहला, आयनों के एक सेल से दूसरे सेल पर, यानी एक अर्ध सेल से दूसरी अर्ध सेल पर आयनों के अभिगमन को सुगम बनाकर परिपथ को पूर्ण करता है। और दूसरी बात हो जाएगी क्या, ये जो दोनों अर्ध सेल होती हैं उनमें उपस्थित विलयनों के विद्युत उदासीनता को क्या करता है, ये बनाए रखता है। क्या करता है, विद्युत उदासीनता को ये बनाए रखता है। देखते हैं इस पॉइंट को, दोनों अर्ध सेलों की उदासीनता को अक्षुण्ण बनाए रखता है। क्या करता है, तो आयनों के अभिगमन को सुगम बनाकर परिपथ को पूर्ण करता है, और दोनों अर्धसेलों में उपस्थित जो आयन होते हैं उनके उदासीनता को अक्षुण्ण बनाए रखता है, यानी उनको उदासीन बनाए रखता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि अगर एनोड पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, यानी Zn++ की मात्रा ज्यादा हो गई, तो यहाँ पर अगर KCl लिया गया है तो यहाँ पे Cl जाएगा, एनोड की ओर जाएगा, और यहाँ पे अगर SO4 की मात्रा ज्यादा हो गई, क्योंकि माइनस का है तो यहाँ पे प्लस वाला आएगा, तो प्लस वाला कौन आएगा, यहाँ पे K+ आ जाएगा, K+ इधर आ जाएगा और Cl- इधर आ जाएगा। और इसकी अगर आयनों की मात्रा ज्यादा हुई है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुए हैं, तो ऐसा हो जाता है, जो भी आयन ज्यादा होगा उस हिसाब से ये एडजस्ट कर लेता है और ये उसी तरफ मूव कर जाता है। अगर यहाँ पे मैंने कहा SO4 की मात्रा ज्यादा है तो K आ जाएगा, और अगर यहाँ पर जिंक की मात्रा Zn++ की मात्रा ज्यादा है तो यहाँ क्या आ जाएगा, Cl- आ जाएगा। ये आपको ध्यान रखना होता है। अब देखेंगे क्या, अर्ध सेल की अवधारणा। तो जो गैल्वेनिक सेल होती है उसकी अर्ध सेल की अवधारणा क्या है, यानी गैल्वेनिक सेल जो होती है वो दो अर्ध सेलों से मिलकर बनी होती है। अब ये दो अर्ध सेल कौन कौन से होते हैं तो आपको पता है, मैंने अभी बता रखा है, हालांकि आपको अब वो फिगर याद करना होता है बार बार। दो अर्ध सेल कौन कौन से होते हैं मैंने अभी बताया कि एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है। इसमें क्या होता है, जिंक की रॉड है और इसमें कॉपर की रॉड है, और इन दोनों को जोड़ दिया जाता है किससे, एक लमर सेट के द्वारा। इसमें विलयन भरा होता है। ये आपको सारी बातें फिर से ध्यान रखनी है, दोहरानी भी रहती हैं। ये माइनस होता है और ये प्लस होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे बात करते हैं क्या है, तो अर्ध सेल की अवधारणा। अर्ध सेल
की अवधारणा कॉन्सेप्ट्स ऑफ हाफ सेल, कॉन्सेप्ट ऑफ हाफ सेल। तो हम बात करें अगर, तो आपको पता है ये जो डेनियल सेल या गैल्वेनी सेल आप पढ़ रहे हैं, इसमें क्या होती है, दो अर्ध सेल होती हैं। ये दो अर्ध सेलों से मिलकर बना होता है, जिससे एक पूर्ण सेल का निर्माण होता है। अर्ध सेल पे मैंने बता रखा है, ये एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है। जिस पर ऋणायन होते हैं, जिस पर ऑक्सीकरण क्रिया होती है वो एनोड, और जिस पर कटायन होते हैं अर्थात जिस पर अपचयन क्रिया होती है वो कैथोड होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन त्याग किए जाते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। इसमें आपको पता है यहाँ पर जनरली जो ऋणायन आते हैं उनका इलेक्ट्रॉन त्याग होता है, और यहाँ पर जो कटायन आते हैं वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन का फ्लो आपको पता है एनोड से कैथोड की ओर होता है। ये सारी बातें आपको यहाँ पर बतानी रहती हैं। तो आपको पता है सेल की अवधारणा क्या कहती है। तो गैल्वेनी शेल का निर्माण दो अर्ध शेलों से होता है, जिसमें एक अर्ध सेल एनोड, जिस पर ऑक्सीकरण क्रिया तथा दूसरा इलेक्ट्रोड अर्ध सेल कैथोड तो ये ध्यान रखना, कैथोड जिस पर अपचयन क्रिया पूर्ण होती है। ये आपको ध्यान रखना है, दो बातें याद रखनी है। कैथोड जिस पर क्या होगा, अपचयन क्रिया होती है, और एनोड जिस पर क्या होता है, ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। ये आपको समझना भी है और ध्यान भी रखना है। अब आगे बात करें अगर हम, तो यहाँ पर जो होती है ये पूर्ण सेल हो जाती है। ये पूर्ण सेल कहलाएगी। जब दो अर्ध इलेक्ट्रोड मिलेंगे, दो अर्ध सेल मिलेंगे तो क्या कहलाएगी, पूर्ण सेल कहलाएगी। अब अगली हेडिंग हमारी हो जाएगी गैल्वेनी सेल का निरूपण कैसे होता है। इस सेल को आप ध्यान रखिएगा, इसमें मैंने कहा ना ये क्या होती है, जिंक होती है, और ये ZnSO4 भरा हुआ है। और दूसरी तरफ यहाँ पे हमने बात की है, ये क्या होता है, CO होता है, उसमें भरा हुआ है क्या, CuSO4 भरा हुआ है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं अभी आगे। है तो अगली हेडिंग हमारी हो जाएगी क्या, गैल्वेनी सेल का निरूपण कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं गैल्वेनी सेल का। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये फिगर आपको ध्यान रखना काम आएगा। अभी कई बार आपको ये फिगर देखना पड़ रहा है, तो इसको याद ही कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखेंगे रिप्रेजेंटेशन यानी कि निरूपण, गैल्वेनी सेल का निरूपण यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनी सेल, यानी कि गैल्वेनी सेल का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। तो एक चीज आपको ध्यान रखना है, गैल्वेनी सेल का रिप्रेजेंटेशन, हाँ यहाँ से देखिएगा जरा। अब यहाँ पे SO4 जिंक की रॉड है और जिंक सल्फेट में डूबी हुई है, और यहाँ पर कॉपर सल्फेट की रॉड है, सॉरी कॉपर की रॉड है और कॉपर सल्फेट विलयन में डूबी हुई है। इस चीज को आप अगर ध्यान रखना है तो आसान हो जाएगा हमें बताना। अब ध्यान दीजिएगा, जो कि निम्नवत है। तो गैल्वेनी सेल का निरूपण निम्नवत है। अब देखिएगा ध्यान से, हम गैल्वेनी सेल का निरूपण कैसे करते हैं। मैंने कहा अगर जिंक की धातु है तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है, सदैव आपको ध्यान रखना है कि एनोड जो होगा वो बाएं लिखा जाएगा। आप चीजों को सीखिए, सारी चीजें थ्योरी में नहीं बताई जा सकती, क्योंकि ये केमिस्ट्री है। अगर आप थ्योरी बैठ गए लिखना तो लिखते ही रहेंगे, सारी मैकेनिज्म बार बार आपको लिखनी पड़ेगी। आप समझिए जरा। तो मैंने कहा गैल्वेनी सेल में एनोड होता है। एनोड आपको पता होता है किधर लिखना होता है, एनोड लिखा जाता है बाईं तरफ, ये लेफ्ट साइड में होता है।
और राइट साइड में क्या लिखा जाता है, इधर लिखा जाता है कैथोड। अब और बात हमारी ध्यान सुनिएगा, जो बातें हम बता रहे हैं इनको ध्यान से सुनते जाइए। जिंक अगर है तो जिंक जो है, ये जिंक हमारा कैसी अवस्था में है, जिंक को अगर हम देखें तो यहाँ पे इसका ऑक्सीकरण होगा, और ऑक्सीकरण होगा तो जिंक बदल जाएगा किसमें, जिंक प्लस प्लस में बदल जाएगा, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा एनोड पर। ये कहाँ होगा, ये क्रिया कहाँ होगी, एनोड पर होगी। दूसरी बात, ये क्रिया कहाँ होगी, एनोड पर होगी, ध्यान से देखिएगा, एनोड पर होगी। और यहीं पर दूसरी अगर हम कैथोड वाली ये वाली क्रिया ले लें तो ये किस में बदल जाएगा, कैथोड की क्रिया अगर देख लेते हैं तो यहाँ पर क्रिया होगी, जो Cu++ है वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन यही वाले इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर जाएंगे तो यहाँ आ जाएंगे, और ये क्या कर लेगा, Cu++ में Cu++ से Cu में बदल जाएगा। अब ये क्या हो गया, ये पदार्थ जो हो गया यहाँ पे ऑक्सीकृत हो गया है, ऑक्सीकृत हो गया है, और ये क्या हो गया है, अपचयन हुआ इसका, तो ये अपचयित है, अपचयित, ये ऑक्सीकृत पदार्थ है और ये अपचयित पदार्थ है। अब सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, अब जो जिंक की रॉड है इसको हम लिखते हैं, पहले Zn लिख दिया, ठीक है ना। अब इसके बाद जो इसके विलेन को, क्योंकि ZnSO4 के विलेन में डुबा गया है, तो इन दोनों की बाउंड्री जो होती है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैसे, एक ऊर्ध्व लाइन से। एक ऊर्ध्व लाइन से हम क्या करते हैं, इनकी बाउंड्री को, यानी इनके विलेन में क्या डूबा हुआ है, किस में डूबा हुआ है, जिंक, तो आपको पता है जिंक सल्फेट में जिंक डूबा हुआ है। अब जिंक डूबा है किसमें, तो Zn++ में। ऑक्सीकरण वाली अवस्था पर, यानी एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और यहाँ पर क्या होगा, रिडक्शन होगा, ये आपको पता है। तो ऑक्सीकरण वाले एनोड पर ऑक्सीकृत पदार्थ की अवस्था दाईं तरफ, और अपचयित वाले रॉड पर अपचयित अवस्था दाईं तरफ होगी, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, इसके बाद लमरसेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो लमरसेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं डबल ऊर्ध्व रेखाओं द्वारा, यानी 2 ऊर्ध्व रेखाओं द्वारा, इसको हम लॉन्गिट्यूडिनल लाइन द्वारा क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और उसके बाद अपचयित कॉपर दिया गया, कॉपर सल्फेट के विलेन को भरा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अपचयन हो रहा है तो अपचयित पदार्थ को पहले लिखते हैं, ध्यान रखना, Cu++ पहले लिखा जाएगा, ये देखिएगा अपचयित पदार्थ मैंने कहा, सॉरी माफ कीजिएगा, हाँ यहाँ पे Cu होगा पहले, तो C होगा, और उसके बाद रिप्रेजेंट करेंगे किसको, अपचयित पदार्थ। ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, ये मैंने कहा ऑक्सीकृत वाले स्टेज पर, यानी ऑक्सीकरण वाले स्टेज पर, इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकृत पदार्थ बाद में लिखा जाएगा, और यहाँ पर कौन सा पदार्थ बाद में लिखा जाएगा, और यहाँ पे अपचयित पदार्थ जो है वो बाद में लिखा जाएगा। तो ये अपचयित है, कॉपर क्या है, अपचयित है, ये बाद में लिखा जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, Cu++ हो जाएगा। मैंने फिर से बताना चाहा कि ये क्या है, ये ऑक्सीकृत है, ये देखिएगा यहाँ से ऑक्सीकृत पदार्थ पहले हो जाएगा, ऑक्सीकृत यहाँ हो जाएगा, बाद में पहले अपचयित होगा फिर ऑक्सीकृत होगा। दूसरे वाले इलेक्ट्रोड पर क्या होगा, यहाँ पर क्योंकि अपचयन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, यहाँ ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकृत अवस्था बाद में लिखेंगे, अपचयन हो रहा है तो अपचयित अवस्था बाद में लिखेंगे, तो ये वाली हो जाएगी क्या, अपचयित अवस्था हो जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। अर्थात इसका अगर हम पूरा फॉर्मेट देखें, यानी किसी भी सेल के लिए देखें अगर, तो ये कैसा बन जाता है, तो अगर हम, ये तो मैंने गैल्वेनी सेल के लिए लिखा, फॉर किसके लिए, फॉर गैल्वेनी सेल, ये क्या है, ये इसका ग्राफ है, ये इसका ग्राफ हो जाता है। ऐसे गैल्वेनी सेल को क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना होता है। लेकिन अगर किसी अन्य के लिए अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पे हम मेटल के लिए M लिख देते हैं, क्योंकि इस पे कोई आवेश नहीं है। उसके बाद इसकी बाउंड्री को दिखाते हैं, बाउंड्री दिखाने के बाद इसको क्या करते हैं, चलिए हम बाउंड्री को दूसरे कलर से दिखा दे रहे हैं। इसकी बाउंड्री को हम एक क्षैतिज रेखा द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, फिर इसको क्या करते हैं, इसकी ऑक्सीकृत अवस्था लिखते हैं Mn। अब यहाँ पे N+ हो सकते हैं, N+ हो सकते हैं, तो यहाँ पे N+ लिखिएगा, कितने भी हो सकते हैं, 1+, 2+, 3+। इसके बाद हम क्या करते हैं, ये लमण सेतु को रिप्रेजेंट करते हैं, ये लमण सेतु होता है, ये लमण सेतु होता है। ये क्या होता है, बाउंड्री होती है किसके बीच में, तो एनोड की छड़ और एनोड के वैद्युत अपघट्य के मध्य। इसके बाद दूसरा हो जाएगा Cu++ है, तो यहाँ पर Cu लेंगे और इसके Mn लेंगे, Mn+ हो जाएंगे, और उसके बाद एक क्षैतिज रेखा फिर से हो जाएगी, इसको हम रेड कलर से ही लिखते हैं, क्षैतिज रेखा हो जाएगी जो कि फिर से इस एनोड वाले को, सॉरी कैथोड वाले इलेक्ट्रोड की परिसीमा को बताता है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, ये हो जाएगा M हो जाएगा,
इसको क्या लिखेंगे M, तो इसका फॉर्मेट बन जाएगा ये, यानी कि एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसी सेल का होता है ये होता है। और ये लेफ्ट साइड होता है, आपको ध्यान रखना है लेफ्ट साइड, जहाँ पे क्या होता है हमेशा, यहाँ पे सदैव एनोड होगा, क्या होगा, एनोड होता है। और ये क्या होता है, राइट साइड होता है, राइट साइड, जहाँ पे सदैव क्या होगा, कैथोड लिखा जाता है, ये आपको ध्यान रखना होता है। तो ये होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये ऑक्सीकरण क्रिया होती है और ये अपचयन क्रिया होती है। ऑक्सीकरण अपचयन क्रिया भी आप देख सकते हैं क्योंकि इनमें दोनों क्रिया होती हैं। ऑक्सीकरण क्रिया कैसे होती है, एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, कैसे, जैसे जिंक आई और जिंक का इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो इलेक्ट्रॉन का निकलना आपको पता है क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। तो ये हो जाता है क्या, ऑक्सीडेशन। और यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं और इलेक्ट्रॉन का जुड़ना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। तो यहाँ पर आप सेल की रिएक्शन भी देख सकते हैं कि कैसे सेल की क्रियाएं होती हैं। तो आई होप कि ये हमारे लेक्चर आपको समझ में आया होगा। और अगर आप और भी चाहते हैं कि हम सारी सेलें यहाँ पे आपको पढ़ाएं और वैद्युत रासायनिक सेल के बारे में बताएं, उसको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से उसके न्यूमेरिकल भी करवाएं, तो हमारे लेक्चर को देखते रहिए, कंटिन्यू हमारे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू, गुड बाय।